हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लासेस बाय कौशिक सर। तो अभी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। आज का जो है हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स का पहला भाग देखा था। अब इस लेक्चर में हम लोग सम बेसिक टर्म्स यानी कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं उनका दूसरा भाग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस भाग में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। इतनी चीज़ों को आज हम लोग अपने इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने बहुत सारे अच्छी चीज़ों को सीखा, स्पेस, टाइम, मास, पार्टिकल, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बॉडी, जिनका बहुत ज़्यादा यूज़, बहुत ज़्यादा काम हम लोगों को पढ़ने वाला है। कुछ चीज़ें काम की नहीं है तो हम लोग उसके डेफिनेशन को याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम लोग जो है उसको आसानी से लिख सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये फर्स्ट डेफिनेशन से, जो है हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन है। अब क्वांटिटीज़ होती क्या है वो हम लोग पहले देख चुके हैं, यानी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, स्पीड, है ना, लेंथ, ब्रेड्थ, कुछ भी चीज़ें जो हैं जो हम मापते हैं वो हमारा क्वांटिटी कहलाता है। तो क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया है, एक हो जाता है स्केलर, दूसरा हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी उन चीज़ों को बोलते हैं, उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं, हम डेफिनेशन में देख लेते हैं फिर समझते हैं किसको बोलते हैं। सो दीज आर द क्वांटिटीज विच हैव, जिनके पास क्या होता है, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, यानी सिर्फ होता है मान। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मान या माप। किसी चीज को मापते हैं तो उसका वैल्यू आता है, जैसे लेंथ का वैल्यू है 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, ठीक है ना। तो उसी तरह मान, लेकिन बट नो डायरेक्शन। डायरेक्शन का हिंदी अर्थ होता है दिशा, ठीक है, यानी उसकी कोई दिशा नहीं होगी, वो किधर लग रहा है, किधर जा रहा है, ये हमको पता नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हो गया लेंथ यानी लंबाई, मास का मतलब हो गया वजन, टाइम यानी समय, वॉल्यूम डेंसिटी घनत्व, टेम्परेचर तापमान, स्पीड एटसेट्रा, ये सब जो है आपके स्केलर क्वांटिटीज़ में आ जाते हैं। अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं ये, तो इनको जो है स्केलर क्वांटिटी में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि अगर लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो वहाँ पे सिर्फ 5 मीटर हमको पता होता है। पर क्या ये पता होता है कि लंबाई जो है पूर्व दिशा में जा रही है? क्या हमको ये समझ में आता है? ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद सी बात हो गई। ठीक वैसे ही मास, किलोग्राम का भी मास का भी कोई दिशा नहीं होता है, बस मास एग्जिस्ट करता है, वजन एग्जिस्ट करता है। समय की भी कोई दिशा नहीं है, समय जो है अपना एक मान हमको प्रदान करता है। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है तापमान, टेम्परेचर, कि आप टेम्परेचर जब मेज़र करते हैं या फिर कहीं पे देखते हैं तो वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सिर्फ वो मान बताता है उसका, पर ये नहीं बताता है कि समय टेम्परेचर जो है वो कहाँ पे लग रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये सारी चीज़ें जो आ जाएंगी आपकी स्केलर में आ जाएंगी। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मान होता है, बट नो डायरेक्शन। ठीक है, आप एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अब हम लोग आ जाते हैं वेक्टर क्वांटिटी की ओर। तो चलिए अब हम लोग आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटी हम लोगों को बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसी का काम हम लोगों के पास है। स्केलर क्वांटिटी का ज़्यादा काम हम लोगों के पास नहीं है मैकेनिक्स में। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? दीज आर द क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी मान तो होता ही है, साथ ही साथ उसकी दिशा भी होती है, एक दिशा निर्धारित रहता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हो जाएगा फोर्स, यानी बल की दिशा जरूर होगी। अगर बल की दिशा नहीं होगी तो शायद फोर्स को हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वो किस तरफ से लग रहा है। तो किसी चीज़ को समझने के लिए उसकी पूरी जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, टेम्परेचर, तापमान को समझने के लिए सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड काफ़ी है, वो किधर लग रहा है, किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, इतना चीज़ मौसम विभाग का काम है। बट जनरल अगर बात करें तो टेम्परेचर जो तापमान है वो हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में समझते हैं।
पर यदि फोर्स के बारे में अच्छे से समझना है तो उसकी मान के साथ साथ उसकी दिशा भी हमको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अलग दूसरे उदाहरण जो है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एटसेट्रा, ये सब जो है अलग अलग इसके उदाहरण हैं। अब वेक्टर को समझने के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कैसे दर्शाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को हम कैसे दर्शाएंगे। मान लीजिए एक लाइन है ए से बी की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ए से बी की ओर जब जा रहा है तो ए हमारा क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट हुआ। ये क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट, यानी स्टार्ट पॉइंट, यानी जीरो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो। और यहाँ से जो पहुँच रहा है बी के पास तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल पॉइंट, यानी कि आपने चलना शुरू किया पॉइंट ए से और पहुँच गए पॉइंट बी के पास, ठीक है। तो उसको हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है मान भी होगा और दिशा भी होगी। कैसे होगा, तो अगर मान की बात करें यानी मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हो जाएगा इसकी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी भी होगी वो हो जाएगा इसका मान, यानी लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। वो हम लोग वेक्टर पी भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, वेक्टर पी, ठीक है। और दिशा जो होगी एंड डायरेक्शन जो होगा वो होगा ए टू बी, यानी इस तरह हम लोग दिखाएंगे। मान लीजिए हम बी से ए की तरफ आते रहते तो दिशा हमारी चेंज हो जाती, तो उस वक्त हम लोग कैसे दिखाते, या हम लोग इस तरह दिखाते हैं बी से ए, या हम लोग दिखाते इस तरह बी से ए, उल्टी दिशा में। समझ रहे हैं बात को। तो ये दर्शाने का तरीका है, पर दर्शाना बहुत ज़रूरी है उसकी दिशा को। वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम लोग जो है उसको इसी तरह से दिखाते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब हम लोग आगे के डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो अब जो डेफिनेशंस है या अब जो समझना है हम लोगों को वो यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, यानी मान जब हम निकालते हैं तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट तो देंगे ना। जैसे किलोग्राम जो होता है वो मास का यूनिट होता है ना। डिस्टेंस में हो जाता है मीटर का यूनिट। तो बेसिक जो टर्म्स हैं, बेसिक जो क्वांटिटीज़ हैं वो किन टर्म्स में निकाली जाती हैं, वो निकाली जाती हैं लेंथ, लंबाई, मास एंड टाइम। इन तीनों को जो हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इन टर्म्स को बेसिक माना जाता है, यानी ये तीन चीज़ों के आधार पे हम लोग विभाजन करते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को जो दर्शाने का तरीका है वो अलग अलग है। यानी एक यूनिट होता है CGS यूनिट, जो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब देखिए ये क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी सेंटीमीटर्स को हम लेंथ से दर्शा रहे हैं, यानी दूरी जो होगी वो सेंटीमीटर में दिखाएंगे अगर, मास जो होगा उसको अगर ग्राम में दिखाएंगे, और टाइम जो होगा उसको हम सेकेंड में दिखाएंगे, तो वो हमारा कहलाएगा CGS यूनिट, ठीक है। ठीक वैसे ही आ जाएगा MKS। MKS में हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी मीटर जो है MKS हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड। देखिए इसमें भी सेकेंड आ जाएगा टाइम के लिए। तो मीटर हो गया आपका लेंथ के लिए, किलोग्राम हो गया मास के लिए, और सेकेंड हो गया टाइम के लिए, ठीक है। तो अगर इस तरह से दर्शा रहे हैं तो MKS यूनिट में आ जाएगा। तीसरा जो है वो है FPS, इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। इसमें जो है लेंथ को यानी लंबाई को हम लोग फुट से दिखाते हैं, मास को जो है हम लोग पाउंड से दर्शाते हैं, और समय को जो है हम लोग सेकेंड से दर्शाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। यूनिट मेज़र करने के लिए अलग अलग जगहों पे इनका प्रयोग किया जाता है, पर हमारे यहाँ जो यूज़ किया जाता है वो होता है SI यूनिट्स। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसके अनुसार जो लेंथ मास टाइम होगा उसको हम लोग देखेंगे, लेंथ को हम लोग निकालेंगे तो मीटर में, किलोग्राम में, मास को, और टाइम को हम लोग सेकेंड में रखेंगे। किलोग्राम जो है आपका ग्राम भी हो सकता है, ठीक है।
इन दोनों में से कोई भी चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है लगभग मिलता जुलता है हमारे MKS सिस्टम से, ठीक है। लेकिन चूँकि SI यूनिट्स को बहुत ज़्यादा रिफाइन किया गया, बहुत ज़्यादा सुधार किया गया, तो अभी सभी जगहों पे जो है जहाँ भी यूनिट्स का यूज़ किया जाता है वहाँ पे हम लोग SI यूनिट को यूज़ करते हैं। अपने हम लोग आगे के अध्ययन में भी, मैकेनिक्स के अध्ययन में भी हम लोग SI यूनिट को ही लेके चलेंगे, यानी लेंथ के लिए हम लोग मीटर लेंगे, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाता है हमारे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स में। अब इसमें जो है दो यूनिट्स आते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स। SI यूनिट में ही दो प्रकार के होंगे, एक होगा फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा होगा डिराइव्ड यूनिट्स। तो उनको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं SI यूनिट्स का ही एक भाग है। फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स दो भाग में हम लोगों ने इसको बांटा है SI यूनिट्स को, या जो भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं। एक और भाग होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो दो ही होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में जब उसकी ज़रूरत होगी। अभी हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स को देखते हैं। तो ये क्या बोलता है, दीज आर द यूनिट्स, ये वैसे यूनिट्स हैं विच आर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये किसको मापते हैं, तो फिजिकल जो क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब हो गया शेप, साइज, कलर, लेंथ, है ना, दूरी, मतलब देखने में कैसा है, ये सब जो हो गया फिजिकल अपीयरेंस, जो आप फिजिकली देख सकते हैं, ठीक है, उनको मेज़र करता है इन टर्म्स ऑफ सम आर्बिट्ररी बट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स। यानी किस टर्म में, आर्बिट्ररी का मतलब होता है कहीं से भी कुछ भी उठा के आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो होना चाहिए, वो जो आप मेज़र कर रहे हैं, वो हर जगह एक्सेप्टेड होना चाहिए। जैसे कि आज के डेट में आप देखिए डॉलर हर जगह एक्सेप्टेड होता है। डॉलर में आप कुछ भी खरीदते हैं तो उसका दूसरे देशों में जो है वो भाव कम या ज़्यादा होता है ना, कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इंटरनेशनली वो एक्सेप्ट होना चाहिए अगर आप उस यूनिट को सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए केजी में आप सेलेक्ट कर रहे हैं मास को, तो वो मास जो है दूसरे कनाडा में भी जाइएगा तो वहाँ भी केजी में ही वो एक्सेप्ट करे, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए कुछ SI यूनिट्स, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने इसने क्या किया, इन सबको बिल्कुल ही मान्यता दे दी कि भैया तुमको जो है कहीं भी जाओगे तो तुमको एक्सेप्ट किया जाएगा। 1 किलोग्राम में जो है 1000 ग्राम ही होगा, 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर ही होगा। समझ रहे हैं बात को। इनको जो है लाइसेंस दे दिया गया कि नहीं भैया तुम लोग अब बिल्कुल इतने ही पे रहोगे, इसको कहीं पे भी चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब उसके जो एग्जाम्पल हैं वो टोटल जनरली 7 होते हैं, टोटल है हमारा, लेकिन बेसिक जो है वो है लेंथ, मास और टाइम। यानी लंबाई, मास का मतलब वजन और टाइम का मतलब क्या हुआ, समय। इसी में हम लोग नापते हैं जो SI सिस्टम है हमारा। उसके बाद कुछ और भी है, तो हो जाता है टेम्परेचर, तापमान, करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी यानी चमक, किस तरह से चमकेगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब कितनी मात्रा है किसी भी वस्तु में, किसी भी पार्टिकल में कितनी मात्रा है। तो ये 7 तरह से हम लोग जो है फंडामेंटल यूनिट्स को दिखा सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है डिराइव्ड यूनिट्स, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला जो है वो है हमारा डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स जो है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि दीज आर द यूनिट्स, ये वैसे यूनिट्स हैं विच आर एक्सप्रेस्ड, जिनको हम व्यक्त करते हैं। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, व्यक्त करना या उसको दिखाना। कैसे दिखाते हैं, इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स, यानी दूसरे के यूनिट का सहारा लेकर के इसको दिखाया जाता है। वैसे यूनिट्स जो कहाँ से लिए गए हैं, विच आर टेकन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, यानी जो भी फंडामेंटल यूनिट्स है, लेंथ, मास और टाइम, इनको तोड़ के जोड़ के एक यूनिट निकाला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड का मतलब हो गया किसी चीज़ को जोड़ के, तोड़ के, घटा के, डिराइव करके, डिफ्रेंशिएट करके, इंटीग्रेट करके, मैथ्स में जितना कैलकुलेशन होता है वो सारा चीज़ करके जो एक सम आएगा, एक नीचे में वैल्यू आएगा, वो कहलाएगा हमारा डिराइव्ड।
डिराइव्ड वैल्यू, उसी तरह यूनिट भी जो होता है वो डिराइव्ड होता है। बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स को निकाल पाते हैं। अब डिराइव्ड यूनिट्स के जो एग्जाम्पल होंगे वो आ जाएंगे यूनिट्स ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? अगर क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। यानी अगर हम एक वर्ग बनाते हैं जिसकी सारी भुजा बराबर होती है और ये इसका एक भुजा जो है ए है, तो इसका एरिया क्या होगा? वो हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए जो है ये आपका लेंथ हो गया। ठीक है, तो लेंथ से हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी एरिया को हम कैसे करते हैं? लेंथ इनटू लेंथ करते हैं ना। तो हमने यहाँ क्या किया, जो लेंथ था वो फंडामेंटल यूनिट था, तो फंडामेंटल यूनिट को 2 बार जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको जो है ए स्क्वायर मिलता है। ठीक है, तो ये आपका डिराइव्ड यूनिट हो जाता है। ठीक वैसे ही वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर एटसेट्रा, ये सारे जो हैं आपके फंडामेंटल यूनिट्स को जोड़ घटाव करने के बाद, गुना करने के बाद निकाले जाते हैं और इनको हम लोग जो है फंडामेंटल यूनिट्स से ही निकाल करके अब आगे की जो भी ज़रूरतें हैं उस अनुसार हम लोग ढाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डिराइव्ड यूनिट्स। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, इस सिलेबस का यूनिट 1 का जो एक टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक में जाएंगे जिसमें हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और लेक्चर्स को देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ध्यान रखिए अपना।